सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, आज हम लोग लोअर पीसेस मेंस में पेपर 1 में जो रीजनिंग सेक्शन है उसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। हम उन्हीं 25 क्वेश्चंस को डील करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत लोअर पीसेस मेंस की तैयारी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों को उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के जो रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा टफ लेवल के होंगे। अब दोस्तों, अब आप लोग मेंस दे रहे हैं तो इसलिए इजी या टफ की परवाह बिना करते हुए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल वॉक्स 2 किलोमीटर टू द वेस्ट, then he turns to north and walk 5 kilometer. Again he turns to west and walk 3 kilometers. After this he turns to north and walk 7 kilometer. In which direction is he from the starting point? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग पढ़ लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राहुल 2 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, तो 2 किलोमीटर वेस्ट लिख लीजिए। देन ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम ये बना दिए 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड 3 किलोमीटर चलता है, तो ये बना दिए। और आखिरी में कहता है कि वो नॉर्थ जाता है 7 किलोमीटर। और अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो एंडिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन को आप देख लीजिए। इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से मिला लीजिए, तो ये नॉर्थ वेस्ट में बनता है। तो इसका राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है फिर निष्कर्ष है। कथन है पहला कि सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, और बी कथन है कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। ये सिलोक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कथन से है कि सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, और बी कथन है कि कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। फिर उसके बाद में निष्कर्ष दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग कथन को देख लेते हैं, क्या कहता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स, तो हम लोग बना लेते हैं इसको। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम वाइन एडिक्ट्स आर स्मोकर, इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है कि ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर। दोस्तों, स्मोकर्स ये है, प्लेयर्स ये हैं, तो क्या ऑल स्मोकर्स प्लेयर हैं? जी नहीं। सम होता तो ये सही हो जाता, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन है कि सम वाइन एडिक्ट्स आर स्मोकर, तो वाइन एडिक्ट्स ये वाला पोर्शन और इसका ये पोर्शन तो है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड फॉलोस। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 क्लॉक है, रिंग करती हैं एट एन इंटरवल ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 7 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर, वे कितने घंटों के बाद या कितने टाइम बाद वो एक साथ फिर से कब बजेंगी। तो ये पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना होता है कि जितने भी नंबर दिए उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं 3, 4, 5, 6 और 7 का। तो दोस्तों, इसमें एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, बहुत ईजी तरीके से देख के लगा सकते हैं कि 3 है, 2 को 2 फैक्टर में 2 × 2 5 और 6 तो ऑलरेडी आ चुका है ना 3 और 4 के अंदर। उसके बाद 7 कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 दूनी 4, 5 बीतते हैं 60, 60 × 7 42 420। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम कितना आया, 420 आया। 420 को 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, कट के आ गया 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मिनट्स।
अगला क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिन करना है हमको जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए और खुद से अपना दिमाग खर्च कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। 4 और 6 को जोड़ कर देखते हैं 5 ये कैसे आएगा। तो 4 + 6 = 10 होता है, मतलब 10 / 2, तो ये आ जाएगा 5। तो हाँ, ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। अब दूसरा भी देख लेते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करेगा कि नहीं। तो 7 × 5 = 12, 12 / 2, मतलब हर बार 2 से डिवाइड करना, तो 6 आ जाएगा। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा, तो ये तीसरा भी इसी पैटर्न को फॉलो कर। तो 8 + 6 = 14, 14 / 2 मतलब 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन है, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला। तो 8 लोग हैं और मिनिमम 2 लोग एक बार हाथ मिलाने में चाहिए, तो 8C2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने बन गए, 8C2। तो इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग 8 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल 8 - 2 फैक्टोरियल होता है। अब इसको कट कर लीजिएगा, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल / 2 × 8 - 2 मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 से कट गया और 2 से 8 4, 4 × 7 = 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो कि देख के सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है। तो देखिए इसमें ऑड नंबर कौन सा होगा, मतलब ऑड ऑप्शन कौन सा होगा जो इनसे भिन्न होगा इन आकृतियों से। देखिए सारी आकृतियों के बीच में अंदर और बाहर दोनों सेम आकृति है। तो यहाँ पे ए भी सेम है, बी में भी सर्किल के अंदर सर्किल, डी में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, लेकिन सी में देखते हैं ये डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आधार वाक्य के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। इसमें जो है दिया गया है कथन पहला कि कोई भी बहादुर कायर नहीं है। तो इसको बना लेते हैं। बहादुर और कायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब जो बहादुर होगा वो कायर नहीं हो सकता है और जो कायर है वो बहादुर नहीं हो सकता। और उसके बाद कहता है कि जो है कुछ सिपाही कायर होते हैं और कुछ सिपाही जो है वो कायर होते हैं, मतलब जो बहादुर सिपाही होंगे वो कायर नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। तो आइए देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कोई सिपाही कायर नहीं होता। तो इसमें देख लीजिए सिपाही ये कायर है, तो ये सीधा सीधा तो निगेटिव स्टेटमेंट। कुछ सिपाही कायर होते, पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। और सेकंड ऑप्शन है कि सभी सिपाही बहादुर होते हैं, ये बहादुर है सिपाही, इतने पोर्शन तो सिपाही के बहादुर हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए सभी सिपाही बहादुर होते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, जो कायर है वो बहादुर नहीं होंगे, मतलब इतना पोर्शन जो कायर का है वो बहादुर नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है कि कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, मतलब कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। देखिए बहादुर और सिपाही में कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, इसलिए हम ये स्टेटमेंट भी गलत मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डाइस से है। डाइस में ये पूछा है कि कौन सा, इसमें फिगर दिया गया है, डाइस को फुल ओपन कर दिया गया है। इसमें पूछा है कि कौन सी डाइस बनाई जा सकती है इस ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमको अपोजिट फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपोजिट मिलेगा, एफ का हमेशा इसी तरह से फॉलो होता है, एफ का बी हो जाएगा, ई का सी हो जाएगा और ए का बाहर से डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ए का डी है, एफ का बी है और ई का सी है। अब ये अपोजिट हैं। अब हमको ये चेकआउट करना है इन दिए हुए ऑप्शंस में ए के साथ डी नहीं होना चाहिए और एफ के साथ बी नहीं होना चाहिए और ई के साथ सी नहीं होना चाहिए, मतलब दिखने वाले डाइस में नहीं दिखना चाहिए। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं, एफ के साथ में बी नहीं होना चाहिए बल्कि बी है, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। और बी ऑप्शन चेक करते हैं, ई के साथ में सी नहीं होना चाहिए, चलो नहीं है। एफ के साथ बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ए के साथ डी या डी के साथ ए नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे भी चेक कर लेते हैं समझने के लिए। सी ऑप्शन देखें कि ई के साथ सी नहीं होना चाहिए, इसमें है इसलिए ये गलत हो गया। और डी के चेक करते हैं तो डी के साथ ए नहीं होना चाहिए, डी ए दोनों एक साथ है, इसलिए ये भी गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन है अधोलिखित में तीन किसी तरह एक जैसे हैं और हमको भिन्न का पता लगाना है, ऑड नंबर पता लगाना है। तो ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, इसमें अपना मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन ही अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, तो ऐड करके देख लेते हैं कि 5 8 प्लस 7 प्लस 8 मतलब 8 7 15, 15 5 20 28, 28 हो रहा है ए में। बी को भी चेक कर लेते हैं कि 7 5 12 8 20 28, इसमें भी 28 हो रहा है टोटल। और इसके बाद सी देख लेते हैं, 9 7 16, 16 4 20 28, ये भी 28 हो रहा है, मतलब सब 28 हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि 6 4 10 18, तो 20 ही हो रहा है, इसलिए डी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश का कमला से किस प्रकार संबंध है? तो देखते हैं, कमला इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र मतलब कमला के पिता, तो हम कैसे ऊपर हुए प्लस से डिनोट करते हैं और एम का भी दिखा देते हैं कि एम का भी फादर है, अलग से बना लेते हैं। अब एम एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब एक ही लड़का है, तो ये तो कमला के ऊपर आया ना, तो कमला का ये क्या हो गया, रिलेशन बन गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फादर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। तो ये पंक्ति बनाया ना बना ऐसे ही करते हैं। जी डी के दाएं हैं और बी के बाएं हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसको बना लेते हैं। जी डी के दाएं और बी के बाएं। अब कहता है ए सी के दाएं हैं, यहाँ पे ए और सी दिया नहीं तो इसको अलग से बना के रख लेते हैं। फिर कहता है ए और डी के बीच में एक बच्चा है, इसको भी देखते हैं बना के। देखते हैं अगर सी और ए को इस साइड रखें तो ए और डी के बीच में कितने बच्चे हो गए, 3, जो कि स्टेटमेंट को वायलेट करता है। तो अगर हम सी और ए को इस साइड रखें, क्योंकि हमको पता नहीं अभी इस साइड कितने हैं, तो हम एक डॉट लगाकर इस साइड में फिक्स कर सकते हैं ए और डी के बीच में, ठीक है। आगे कहता है ई और बी के बीच में 2 बच्चे हैं, इसको भी देख लेते हैं बना के। जैसे यहाँ पे बी है, अगर हम इस साइड में ई रखेंगे तो 2 बच्चे, 1 2, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 7 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट को वायलेट करता है, तो ये इस साइड तो नहीं आ सकता, तो ई इस साइड जाएगा। इसका मतलब कि यही जो ब्लैंक हमने छोड़ा था वहीं पे ई आ जाएगा। आगे कहता है डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, इसको भी देखते हैं। अभी तक 6 लोग हो गए हैं, बस एक को फिट करना है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो डी एफ, अगर हम इस साइड करते हैं एफ, तो इसके बीच में कितने आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, तो इधर तो नहीं हो सकता लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ही जाएंगे। तो एफ को राइट साइड में कर दीजिए, 2 बच्चे उसके बीच में आ जाएंगे, स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब कहता है कि डी और एफ के बीच में 2 बच्चे, ये तो हो गया। ठीक बीच में कौन बैठा है, प्रश्न ये है। तो 3 इस साइड से निकाल दीजिए, 3 इस साइड से, बीच में ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डी बीच में बैठेगा। अगला क्वेश्चन है यदि सीपीआई डीएमके को फॉलो करता है तो बीजेपी इसी पैटर्न पे क्या फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन दे रखा है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे सी को डी से मतलब 1+ हुआ, पी को एम से देखते हैं तो पी 16 होता है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं पूरे लेटर्स की। पी 16 होता है, याद रखिए दोस्तों आप लोग, पी 16 होता है, एम 13 होता है, मतलब 3 माइनस हुआ। फिर 9 आई 9 होता है, के जो है 11 होता है, तो 9 से 2 मतलब 2+ हुआ, तो 9 2 11 हुआ, ठीक है। तो इसी तरह इसको फॉलो करें, बी से सी होगा, 1+ होगा, मतलब सी कहाँ पे है, ये 3 ऑप्शन, ये तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अब बी सी डी देखना है, सी हो गया। उसके बाद में पी 16 था और 13, मतलब 3 माइनस हुए, तो ये जे है, जे 10 है और उसमें से -3 होंगे, 7 आएगा, मतलब जी आना चाहिए। जी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन बी। तो बस आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बच्चों की एक पंक्ति में बलि
बाएं से सातवां है तथा मोती दाएं से चौथा है। जब बली मोती अपने आपस में एक दूसरे के साथ स्थान चेंज कर लेते हैं तो बली बाएं से 15 होगा, तो मोती का स्थान बताना है। तो देख लेते हैं बना के। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, बली को बाएं से 7वें पे, तो यहाँ पे जो होना इसके लेफ्ट साइड में 6 लोग बचेंगे, 7वें पे ये होगा। और राइट साइड से देख लेते हैं, ये चौथे पे है तो 3 लोग इधर बचेंगे। अब दोनों को एक्सचेंज कर दिए। जैसे एक्सचेंज किया तो देखा कि ये यहाँ से इसके बीच में ये 15 हो जाएगा, मतलब राइट साइड से ही ये लेफ्ट साइड से ये 15 हो जाता है। तो 7 पे तो था ही, अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब इसके बीच में इतने नंबर हो गए और मोती वहाँ पे पहुँच गया। अब मोती का स्थान जो है ना वहाँ राइट साइड से देखेंगे तो काउंट कर लीजिए, 3 इस साइड में ऑलरेडी हैं, तो 3, 3 एक ये 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 पोजीशन पे 12, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। एक लड़की है 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन इतवार था मतलब संडे था, उसका जन्मदिन इतवार यानी संडे को फिर कब पड़ेगा। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें हर साल जिस दिन की वो बात कर रहा है हर अगले साल एक दिन बढ़ जाता है, और अगर लीप ईयर बीच में आ जाता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो ये देखते हैं, 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई थी, तो 1970 अगला साल 1971 होगा। 6 सितंबर 1971 नॉर्मल ईयर है, इसलिए उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब अगर वो संडे को पैदा हुई थी तो 71 में वो मंडे को पैदा होगी। ठीक है, अब 1972 को देखते हैं। 1972 जो है वो चेक कर लेते हैं कि लीप ईयर है क्या। तो 1972 को 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 4 3 12, ये कट जा रहा है तो इसमें हम लोग +2 करेंगे। ठीक है, तो 1971 में मंडे हुआ था, 1972 में 2 दिन बढ़ जाएगा, तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा। अब 73 को देख लेते हैं, ये नॉर्मल ईयर है इसलिए एक दिन बढ़ेगा, तो यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा। उसके बाद 1974 को देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके, तो 4 चौक 16, 3 4 9 36, 36 1 नहीं, ये नहीं कट रहा है, तो ये थर्सडे के बाद में फ्राइडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा। 75 को देखते हैं, 75 को, तो 75 ऐसे भी नहीं कटेगा तो एक दिन और बढ़ेगा, सैटरडे हो जाएगा। 1976 को कट करके देख लेते हैं कि 4 चौक 16, 4 9 36, 4 चौक 16, ये कट जा रहा है, तो सैटरडे संडे मंडे, मतलब ये 2 दिन बढ़ के मंडे बन जाएगा। अब 1977 की बात करते हैं। ये देखिए मंडे संडे की बात कर रहा था, तो 1977 की बात करें तो एक दिन बढ़ेगा, तो मंडे के बाद में फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। और उसके बाद में हम 78 की बात करते हैं, तो 78 में भी 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36, नहीं कट रहा, तो एक दिन बढ़ेगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे फिर से आया। अब 79 की बात करते हैं, 79 में देखते हैं 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। 1980 को देख लेते हैं, 1980 में 4 को डिवाइड करेंगे, हाँ ये कट जा रहा है, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 5 20, ये कट जा रहा है, तो 2 दिन बढ़ेगा, मतलब थर्सडे से फ्राइडे सैटरडे अभी भी हमको नहीं मिला। अब 1981 को चेक करते हैं, 1981 में एक बढ़ेगा, सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है और बृहस्पतिवार को दोपहर के 1 बजे 2 मिनट तेज है, तो घड़ी ने कब सही समय बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी होते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। तो देखते हैं, तो ये ट्यूसडे की 1 बजे की बात करता है दोपहर की, ये रात्रि के 1 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे कंप्लीट होंगे, मतलब दिन शुरू हो जाएगा मंगलवार, बुधवार वेडनेसडे शुरू हो जाएगा। वेडनेसडे को सुबह मॉर्निंग AM से 1 बजे से दोपहर के 1 बजे तक 12 घंटे होंगे। फिर 12 बजे दोपहर से वेडनेसडे को ही 12 बजे दोपहर का, फिर मॉर्निंग में बृहस्पतिवार का 1 बजे हो जाएगा।
तो ये हो जाएंगे फिर से 12 घंटे, और बृहस्पतिवार का 12 घंटे और ले लीजिए, दोपहर की बात करता है तो 12, इस तरह से टोटल कितने होते हैं 12 12 12 12, मतलब 4 बार 12 घंटे आएंगे तो 48 आवर्स हो जाएंगे। अब इसमें चेंज कितना हो रहा है, 1 मिनट धीमी होती है, 2 मिनट तेज होती है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए 48 को, तो ये बनते हैं टोटल 16 आवर्स। 16 आवर्स बनते हैं, इतने देर बाद वो सही समय बताएगी। तो अब ये दोपहर के, अब ये 16 आवर्स को ट्यूसडे 1 PM पे 16 घंटे उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएंगे जाके वेडनेसडे के प्रातः के 5 बजे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, तो बना लीजिए। ए बी की तुलना में भारी है, फिर कहता है सी डी की तुलना में हल्का है, इसको भी हम अलग से बना लेते हैं, सी डी की तुलना में हल्का है। आगे कहता है बी डी की तुलना में हल्का है, तो ये बी डी की तुलना में हल्का हो गया, लेकिन ई से भारी, मतलब बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो ये भी बना लिए। अब देखते हैं, तो हमको सबसे छोटा तो मिल ही नहीं रहा है कोई एग्जैक्ट रूप से, और अगर हम सबसे भारी की बात करें तो वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ए और डी इन दोनों में से कोई भी भारी हो सकता है। अब क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि सर्वाधिक भारी पूछा है, जिसमें कि डी ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो अब हमारे लिए आसान हो गए, वरना बहुत कठिन था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए सबसे भारी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया गया, उससे मैचिंग करके दूसरा वर्ड बनाया गया, उसी तरह के का पैटर्न फॉलो करके हमको बाई का निकालना है। तो यम से जे हुआ है, मतलब यम 13 होता है, जे 10 होता है, मतलब यम से 13 मतलब -3 हुआ, आई 9 होता है, एफ 6 मतलब -3, फिर एन 14 और के 11, इसमें भी 3, मतलब 3 3 का माइनस हो रहा है, तो हम बाई में भी 3 3 का माइनस करके देख लेते हैं। बी 3 है, 3 20 से 2 से 3 घटेगा तो ये वाई आ जाएगा, और यू 21 है, 21 से 3 घटाएंगे तो 18, 3 21 होता है, 18 आ जाएगा। तो दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है आंसर, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन से है, इसमें दिया है कथन दिया है, उस कथन के अकॉर्डिंग हमको निष्कर्ष निकालना है। तो कथन है हमारा कि डेटा दिखाता है कि देश एक्स के 1% अमीर देश की 50% संपत्ति के मालिक हैं। अब कंक्लूजन क्या बता रहा है, निष्कर्ष कि फर्स्ट है, देश एक्स में अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या है कि देश एक्स में धन का वितरण असमान, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ये 3:25 का टाइमिंग दिया है, और इसमें जो ना घंटे और मिनट के बीच में न्यून कोण बताना है, एंगल बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आवर्स के साथ 30 का मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट के साथ में 11/2 से, और दोनों में से जो ज़्यादा होता है उससे घटा के आंसर निकाल लेते हैं, वही एंगल होता है। आइए देखते हैं, 3 में हम 60 से मतलब 30 से गुणा करेंगे, और फिर तो कितना बना जाके, ये 30 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और 25 में 11/2 से करेंगे तो ये इतना आता है। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे हमको क्या मिला, 47.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसका पैटर्न फॉलो करते हैं कि क्या पैटर्न इस पर लगेगा। सबसे पहले तो ये देख के लग रहा है कि 169 है, मतलब कि ये 13 को 69 है, तो ये 13 हो जाएगा, और 64 भी 8 का है, 1 भी 9 का है, तो इन सबको ऐड करके देखते हैं तो ये 30 आता है। तो चलिए एक पैटर्न तो हमको मिल गया। अब हम इसमें जो गैप है उसको छोड़ दे, नीचे वाले को देखते हैं, 1296। 1296 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है 36 का होता है, 36 का। और 576 कितना होता है, 24 का होता है, और 110 का होता है। इनको भी जोड़ के देखते हैं, 36 प्लस 24 और प्लस 10, ये भी 70, और मतलब सब ऐड होके 70 बन रहा है। तो अब यही पैटर्न इस पर भी फॉलो होगा। 625 में ये 25 हुआ, इसका स्क्वायर रूट 25 इधर 49 है, 7 25 और 7, 25 और 7 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा
32 हो गया। अब इसको 50 में से माइनस कर लेते हैं, 32 को माइनस करेंगे तो 18 आ रहा है दोस्तों। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 324। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें हमको न्यूनतम कितनी न्यूनतम सरल रेखाएं की आवश्यकता होगी इस तरह का पैटर्न बनाने में। तो इसमें हमको एक कम से कम जो है ना लाइन को ब्रेक करना है, उस लाइन को गिनना होता है। तो सीधा सीधा आप लोग इसको देख लीजिए, ये बेस लाइन 1 और उसके बाद में ये 2 3 4 मतलब 4। अब हम क्रॉस वाली देख लेते हैं, एक साइड से 1 2 3 4 इनसे बना हुआ है, और एक ये क्रॉस वाली देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 मतलब 4 + 4 + 4 मतलब 12, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो है ना एक साइड में विलुप्त संख्या उसको बताना है, ई के अपोजिट वाली। तो इसको देख के ही हमको पैटर्न लग रहा है कि 9 8 17, 17 मतलब उसका अल्फ़ाबेट है 17 पे क्यू, और 3 2 5 ई का 5 होता है, 5 4 9 9 से आई होती है, 7 6 13 13 मतलब एम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें से जो है ना ये सिलॉग का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है हमारा पहला है, ऑल पेंटिंग्स आर डिजाइन, मतलब ऑल पेंटिंग्स, इसमें हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं। ऑल पेंटिंग्स आर डिजाइन, पेंटिंग से डिजाइन हो गया। ऑल डिजाइंस आर हाउसेस, ऑल डिजाइंस आर हाउसेस ये हो गया। और ऑल हाउसेस आर ऑब्जेक्ट्स, ऑल हाउसेस आर ऑब्जेक्ट, ये तो स्टेटमेंट बन गया है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कहता है कि ऑल डिजाइन आर ऑब्जेक्ट, क्या ऑल डिजाइन जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर आता है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन है कि सम हाउसेस आर पेंटिंग, ये हाउस है ये पेंटिंग है, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा इतना पोर्शन हाउस का भी पेंटिंग है, ये भी सेकंड भी सही है कंक्लूजन। और उसके बाद कहता है थर्ड कहता है सम पेंटिंग्स आर नॉट हाउस, कहीं पर भी निगेटिव स्टेटमेंट दिया नहीं है, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं होता है। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये कहता है सम पेंटिंग्स आर नॉट हाउस, पेंटिंग है और ये हाउस है, इसमें तो ऑल पेंटिंग्स हाउस है भाई, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा अनुसरण करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम रहता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको समझाने की वजह से ये लेक्चर लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, यही काफ़ी है मेरे लिए, चाहे जितना लंबा हो। तो ये a + b मतलब a इज़ द डॉटर ऑफ b, प्लस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब a इज़ द वाइफ ऑफ b, इनटू का मतलब होता है a इज़ द हस्बैंड ऑफ b, और डिवीज़न का मतलब होता है इज़ द फादर ऑफ बी। इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों इसको सॉल्व करने की। अगर 3 से 4 क्वेश्चन देता है एक साथ इसी स्टेटमेंट को लेकर, तो आपको प्लस का इंडिकेशन कर लेना चाहिए, इंडिकेट कर देते हैं, माइनस को भी, इनटू को भी, प्लस को, तो इजी हो जाता है अगला क्वेश्चन करने। लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा है तो इस वजह से हम डायरेक्ट करेंगे इसको। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ v + p * r + q - s डिवीज़न u * t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम v + p को देखेंगे। तो प्लस का मतलब होता है a इज़ द डॉटर ऑफ b, मतलब v इज़ द डॉटर ऑफ p, तो p की डॉटर हो जाएगी, v इज़ द डॉटर ऑफ p, तो v हो जाएगी डॉटर। ठीक है, उसके बाद में p * r, इंटू का मतलब होता है a इज़ द हस्बैंड ऑफ b, मतलब p इज़ द हस्बैंड ऑफ r, आर का ये हस्बैंड है तो ये मतलब वाइफ हो जाएगी। और आर + q का मतलब होता है, प्लस का मतलब वही है कि a इज़ द डॉटर ऑफ b, मतलब r इज़ द डॉटर ऑफ q, ये डॉटर है किसकी, q की है। और उसके बाद है q - s, और माइनस का क्या मतलब होता है, इज़ द वाइफ ऑफ b, मतलब q इज़ द वाइफ ऑफ s, q इज़ द वाइफ ऑफ किसकी है, s की है। ठीक है, s हो गया प्लस। उसके बाद में एस डिवीज़न यू, डिवीज़न का मतलब क्या, इज़ द फादर ऑफ बी, मतलब यस इज़ द फादर ऑफ यू, यस इज़ द फादर ऑफ यू, यू का पिता है। यू का साइन कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मेल है फीमेल। यू * t, इंटू का मतलब होता है इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब यू इज़ द हस्बैंड ऑफ टी,
टी का ये हस्बैंड हो गया प्लस ये हो गया वाइफ। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। पहला ऑप्शन है आर इज़ द मदर ऑफ वी। अब हम इसमें चेक करेंगे, आर इज़ द मदर ऑफ वी, तो ये आर है, ये वी है, बिल्कुल सही, फर्स्ट सही है। और बी देखते हैं, यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, ये यू है, ये आर है, ये दोनों एक ही माता पिता के हैं, तो इस वजह से ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, तो यू ब्रदर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी कहता है, सी ऑप्शन कहता है कि सी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वी। देखिए पैटर्नल जो होता है वो फादर साइड से होता है, और जो मैटरनल ग्रैंड फादर अगर होता तो वो माँ की साइड से होता। तो इसको हमको फादर की साइड से देखना है, तो कहता है यस इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वी। अब वी के साथ पी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसके पिता के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहीं पे रॉन्ग हो गया। और अगर हम वी और एस के बीच में देखें तो वो मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब वो नाना होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। तो आगे चेक करने की वजह से हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं ऑप्शन डी को भी। डी क्या कहता है, क्यू इज़ द मदर ऑफ आर, ये यहाँ पे हमारा क्यू है और ये आर, क्यू इज़ द मदर ऑफ आर, बिल्कुल सही बात है, ये डी भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें इंडिकेशन दिया गया है कि प्रेजेंट करता है, तो इसमें कौन कौन किसको प्रेजेंट करता है ये देखना होता है। तो हेक्सागन जो रिप्रेजेंट करता है वो पुलिस को, ठीक है। और उसके बाद में ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फादर को, ट्रायंगल फादर को। और द स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है एथलीट को, और सर्किल रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट को। और इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर आर ग्रेजुएट्स एंड फादर्स, मतलब ग्रेजुएट भी हो फादर भी हो बट नॉट एथलीट, लेकिन एथलीट ना हो। पुलिस ऑफिसर ऐसे होने चाहिए जो ग्रेजुएट भी हो फादर भी हो लेकिन एथलीट नहीं हो। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हेक्सागन के अंदर हमको जो है ट्रायंगल और सर्किल को देखना है, क्योंकि फादर और ग्रेजुएट को देखना है। तो इसमें देखते हैं तो 19 और 20 ये हेक्सागन के अंदर आ रहे हैं, और एथलीट नहीं होने चाहिए, मतलब स्क्वायर नहीं हो आना चाहिए। तो स्क्वायर को हटाना, तो 20 तो स्क्वायर में चला गया, तो 20 हट जाएगा, तो बचेगा ओनली 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। ये आज रीजनिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में मैथ के 37 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ दोस्तों, लास्ट पॉइंट कि अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और ये सीरीज़ जारी रखने के लिए यस ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं कड़ी मेहनत के साथ में इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।